स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कहाँ होता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं रेजोनेंस के लिए, तो उसकी अपन चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे जब किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो उससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, उसकी अपन स्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो अनुनादी संरचना है किसी कंपाउंड में, क्या जब अनुनाद रेजोनेंस देखने को मिलेगा तो उसके कंपैरेटिव डिलोकलाइजेशन होगा, तो वो किसके थ्रू होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आज हम इसकी बात करेंगे। जब अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दे तो उसमें कंपैरेटिवली कैसे देखी जाती है स्टेबिलिटी, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना को, इस अनुनादी संरचना में स्टेबिलिटी देखने के लिए कुछ रूल दिए गए थे, कुछ नियम दिए गए थे जिसको अपन 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। इसके आधार पर, इन नियमों के आधार पर इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो वो कौन कौन से रूल हैं जिसके द्वारा अपन अनुनादी संरचना की स्टेबिलिटी या उसके स्थायित्व को बताते हैं, उस नियम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे बोला जाता है कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखी जाती है तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी क्वेश्चन में दी गई है, वो क्वेश्चन में दी गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, या तो क्या होगी अनावेशित, या तो क्या होगी अनावेशित, या क्या होगी आवेशित। मैंने कहा किसी क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ ले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या बताओ, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले जो उसका रूल क्या होगा, सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि वो संरचना या स्ट्रक्चर क्या है, या तो अनावेशित होगी, या तो क्या होगी अनचार्ज्ड, या क्या होगी चार्ज्ड या आवेशित। सबसे पहले कंडीशन क्या है, अपने को चेक करना है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड। अगर दोनों मिल गई, अगर उस कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों है तो उसका मतलब क्या है, उसमें अपने को किसको प्रायोरिटी देनी है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अनावेशित की। अनावेशित रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादी संरचना की स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपैरेटिवली, आवेशित। तो अपने को ये बात सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा याद रखनी है। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आवेशित है या अनावेशित, और उसमें कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी किसकी होगी, अनावेशित की सबसे ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली आवेशित या चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपने को ये चेक करना है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्या चेक किए कि वो आवेशित है या अनावेशित। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद क्या चेक करना है, सहसंयोजक बंध की संख्या। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध की संख्या को अपने को चेक करना है। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा हैं तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कोवेलेंट बॉन्ड देखने के बाद अपने को थर्ड जो इसका रूल है, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड देखने के बाद क्या चेक किया जाता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम अपने को चेक करना है, अष्टक नियम। अष्टक नियम कैसे चेक किया जाता है इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बाद अपने को क्या चेक करना है, ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो इसका फोर्थ रूल है, ऑक्टेट चेक करने के बाद अपने को क्या चेक करना है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मतलब क्या हुआ इसका, आवेश का पृथक्करण। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आवेश का पृथक्करण ज़्यादा है, आवेश मतलब धनावेश या ऋणावेश हो सकता है, तो आवेश का पृथक्करण क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
आवेश पृथक्करण क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होने का मतलब क्या है, जब आवेश धनावेश और ऋणावेश है इन दोनों के बीच इनका पृथक्करण या दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर दूरी ज़्यादा है, आवेश का पृथक्करण मतलब क्या हुआ, ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने से उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अपने को ये अपना फोर्थ रूल याद रखना है। इसके बाद आवेश पृथक्करण या चार्ज सेपरेशन देखने के बाद अपने को क्या चेक करना है, जो फिफ्थ इसकी कैटेगरी है, फिफ्थ रूल है इसका, वो है सेम चार्ज। क्या चेक करना है, सेम चार्ज। जो सेम चार्ज, सेम का मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज, समान आवेश अपने को चेक करना है। उसके बाद इस समान आवेश मैक्सिमम डिस्टेंस या क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस या पास पास नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जो समान आवेश हैं उसके बीच क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस, दूरी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी इस कंपाउंड की किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूं, अगर सेम चार्ज देखने के बाद 6th नंबर पे इसका जो रूल है वो क्या होता है कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी एटम पर, एटम कोई एटम है, उस एटम की विद्युत ऋणता En, अगर विद्युत ऋणता क्या है, कम है, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर अगर कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज, और किसी एटम पर जब विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे इस कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, स्टेबिलिटी कम। तो इस तरीके से 1 by 1 रूल्स को फॉलो करके अपने को क्या देखना होता है, ये रूल अपने को अप्लाई करना होता है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्या बताया कि सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आवेशित है या अनावेशित, चार्ज है या अनचार्ज। उसके बाद अपने को क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर उसके बाद ऊपर क्या चेक करना है, अगर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम है तो उसके बाद अपने को क्या चेक करना है, ऑक्टेट रूल। ये इसी ऑर्डर में अपने को याद रखना है जिससे इजीली अपने को इसकी स्टेबिलिटी बताई जा सके। तो थर्ड नंबर पे अपने को क्या चेक करना है, अष्टक रूल, अष्टक या ऑक्टेट रूल। तो उसके बाद अपने को क्या चेक करना है, चार्ज सेपरेशन या आवेश का पृथक्करण, जिसमें मैंने क्या बताया, आवेश का पृथक्करण सबसे कम होना चाहिए तभी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। उसके बाद अपने को क्या चेक करना है, सेम चार्ज को देखना है, और उसके बाद अगर किसी एटम की विद्युत ऋणता कम है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इस तरीके से कंटिन्यू 1 by 1 अपने को ये अप्लाई करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इस तरीके से रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताया जाता है। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। इसके आधार पर अपन एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें इन रूल्स को फॉलो करेंगे और अपन स्टेबिलिटी को बता देंगे। तो अपन, मैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, रेजोनेंस से ये रूल अप्लाई करके अपन इजीली देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल लिया जैसे इस कंपाउंड में जब रेजोनेंस होगा तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या डिलोकेलाइजेशन किसके थ्रू होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो इसमें रेजोनेंस होने के बाद और पॉसिबिलिटी क्या है कि नाइट्रोजन अपने लेवल पर इस पॉजिटिव चार्ज को दे दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2, यहाँ पे NMe, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
इसमें अगर कंपेरेटिवली अपने को क्या पूछ ले, अनुनादी संरचना का स्टेबिलिटी, ये अनुनादी संरचना बन गई, रेजोनेंस होने से क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। इसमें अगर कंपेरेटिवली अपने पूछ ले कौन सी स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इसमें जो अपने रूल 1 बाय 1 अपने रूल की बात की थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ रूल दिए गए थे, उन रूल को 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि दी गई स्पीसी आवेशित है या अनावेशित। आवेशित अनावेशित का मतलब क्या है, आवेशित का मतलब क्या हुआ, जिसपे चार्ज हो, ऐसे स्पीसीज या ऐसे कंपाउंड जिसपे क्या हो, चार्ज हो। चार्ज का मतलब धनावेश हो या ऋणावेश हो, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या है, जिसपे किसी भी तरीके का कोई भी आवेश नहीं हो। तो इस कंपाउंड में अपने को कोई भी स्पीसी या कंपाउंड अपने को क्या नहीं दिया गया, अनावेशित नहीं दिया गया, दोनों ही क्या दिए गए हैं, आवेशित। तो फर्स्ट रूल अपना यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या था, चार्ज और अनचार्ज, चार्ज अनचार्ज। तो अपने को यहाँ पे अनचार्ज नहीं दी गई है, तो अपने को किससे चेक करना है, चार्ज से। चार्ज के बाद अपने को क्या चेक करना है, इसमें कंपाउंड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या चेक करनी है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, और कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कम है तो वो कंपाउंड कम स्टेबल होगा। इसमें अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं, कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बने ये जो बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 3। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ मैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3। इसमें अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो 1 2 3 4, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4। तो अपनी यहाँ पे जो रूल लगा वो कहाँ तक लगा, सेकंड तक। ये कंफर्म हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या जहाँ पे ज़्यादा होगी वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अपने इसमें अगर कंपेरेटिवली मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इस तरीके से रूल्स को 1 बाय 1 लगा के इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं जिसमें अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करना है। इसी तरीके से जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे इसमें जब रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा, CH3 C, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, CH3, या इस पॉसिबिलिटी अपन चेक करें, कैसे भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज। एक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। इससे मैं बात करूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकती है, अगर ये ऑक्सीजन अपने लोन पे इसको दे दे पॉजिटिव चार्ज को, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, O पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और OH ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, लोन पे दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड में अपने को चारों की क्या पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ ले। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो अपने को क्या दिया गया क्वेश्चन में, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी गई है इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट रूल अपने को अप्लाई करना है, चार्ज और अनचार्ज। तो इसमें इस कंपाउंड में मैंने कहा कि जब किसी भी तरीके का कोई आवेश नहीं हो तो ऐसे स्पीसी को चेक करना है। तो ये स्पीसी कैसी है, अनचार्ज। ये कैसी स्पीसी है, अनचार्ज, किसी भी तरीके का कोई आवेश नहीं है। और इन तीनों स्पीसी में बात करूं, आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, तो ये कैसी, तीनों स्पीसी कैसी है, आवेशित या चार्ज। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट रूल अपने को क्या चेक करना है, चार्ज और अनचार्ज में ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, अनचार्ज। तो फर्स्ट कंपाउंड, जैसे मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूँ तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, फर्स्ट। ये फर्स्ट रूल से अपने को
अप्लाइड हो गया। अब अपने को क्या देखना है, सेकंड रूल। फर्स्ट रूल तो चेक हो गया, सेकंड रूल क्या था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, इसमें अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंपाउंड की अपन ने बात कर ली, अब अपन क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में ज्यादा है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, कितने हैं, 4। तो इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली इन दोनों के ज्यादा होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 4। और इसमें कितने हैं, 3। और इसमें भी कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फर्स्ट के बाद अपने को किसको देना है नंबर, थर्ड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चेक करने के बाद अपना जो थर्ड रूल है वो क्या है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, अष्टक नियम। अष्टक नियम कैसे चेक किया जाता है उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। अष्टक रूल क्या है, अष्टक नियम। अष्टक नियम चेक करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। जिस एटम में अपन क्या चेक कर रहे हैं, जिस एटम में अपन अष्टक नियम चेक कर रहे हैं उस एटम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये चेक करना है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी अपन बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजेंस की, अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने को इसमें याद रखनी है कि कार्बन में अगर मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे कितनी होती है, 4। नाइट्रोजन के पास कितनी होती है वैलेंस शेल में, 5। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 6। और हेलोजन के पास कितनी होती है, 7। ये अपने को वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने को याद रखनी है। अपने अष्टक नियम देखने के लिए इसका अप्लाई आएगा। तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने को याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं अष्टक नियम कैसे चेक किया जाता है, तो अष्टक नियम में जैसे अष्टक नियम की मैं बात कर रहा हूं, तो अष्टक नियम में संयोजी कोश की इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले एटम में क्या चेक करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, जिस एटम में अपने को क्या देखना है, ऑक्टेट रूल। उस ऑक्टेट रूल में एटम्स की सबसे पहले क्या चेक करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अपने को क्या चेक करना है कि जो अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे अपने को एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। और पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, ये इसकी ट्रिक है, याद रखनी पड़ेगी। याद रखना तभी इजीली हो जाएगा अष्टक नियम को चेक करना। ये जो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने पर अपने को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने को काउंट करना है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो अपनी एग्जांपल्स की बात चल रही थी, इसमें कंपैरेटिवली सेकंड और फोर्थ कंपाउंड में अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो अष्टक नियम से थर्ड रूल पे अपन आ गए थे। अष्टक नियम से इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने अष्टक नियम लगाया, इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इस कार्बन का अगर मुझे क्या करना है, अष्टक नियम चेक करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 तो ये जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 4। और बॉन्ड बना रखा है, इन दोनों ने शेयरिंग से बॉन्ड बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका काउंट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉन्ड का, और बॉन्ड में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो संयोजी कोश की इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4। और बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया कार्बन का, एक इसमें, इस बॉन्ड में, एक इस बॉन्ड में, तो 4 5 6 7 और एक नेगेटिव का काउंट करना है। तो मैंने क्या कहा, इसका अष्टक नियम, यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब अष्टक नियम का पालन हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन में बात करूँ तो
ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, फ्यूज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6। यहाँ पे क्या है, 6। एक बॉन्ड का पर बॉन्ड कितने होते हैं, 1 काउंट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 फ्यूजिकोस में एक 7, और 7 होने के कारण मैंने क्या कहा, इस पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसमें से अपने को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो 7 हो गए थे, उसमें से एक कम करेंगे, तो इसका अष्टक नियम यहाँ पे पालन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अष्टक नियम का पालन नहीं हो रहा, एक एटम का अष्टक नियम पालन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। अब इसी तरीके से कंपेरेटिवली इसमें बात कर लेते हैं। इस कार्बन के पास फ्यूजिकोस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो यहाँ पे पर बॉन्ड 1, 5, 6, 7, अपने को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण कम करना है। तो 5, 6, 7 में से एक कम कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं फ्यूजिकोस में, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 अगर पर बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, 6, 7, एक नेगेटिव का काउंट होगा, 8। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कंडीशन क्या है दोनों में, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपन अष्टक नियम से अपन यहाँ पे रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक नहीं कर सकते, यहाँ पे अष्टक नियम पालन नहीं कर रहा। अपने को अगले रूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में, एक में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक 8 इलेक्ट्रॉन, एक 6 इलेक्ट्रॉन। तो इससे अगले वाले रूल पे अपने को जाना होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। इससे अगले वाला रूल क्या था अपना, जो 4th रूल था, वो अपना क्या था, चार्ज सेपरेशन। क्या था, चार्ज सेपरेशन। अपना जो नेक्स्ट रूल क्या था 4th नंबर का, चार्ज सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण। आवेश की अगर मैं बात करूं, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश इन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, पृथक्करण ज्यादा नहीं है। तो अपना 4th रूल भी यहाँ पे नहीं लग रहा, 4th रूल भी नहीं लग रहा। उसके बाद अपन किस पे चेक करेंगे, अगर रिलेटिव की चार्ज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, चार्ज की इनके बीच डिस्टेंस की बात करूं, तो सेम होने के कारण अपना जो रूल था चार्ज सेपरेशन वाला, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। अब अपने को रिलेटिव स्टेबिलिटी किससे चेक करनी है, 5th रूल से। 5th रूल में क्या था, 5th रूल की अगर मैं बात करूं तो सेम चार्ज क्या होने चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो सेम चार्ज तो यहाँ पे है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, सेम चार्ज की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे 5th रूल भी अपना नहीं लगेगा। फिर अपने किस पे चलेंगे, 6th रूल पर। 6th रूल क्या था अपना, अगर किसी कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर कैसा चार्ज है, कम ईएन वाले परमाणु पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर कैसा चार्ज, अधिक विद्युत ऋणता वाले परमाणु पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अपने वैसे स्पीशीज चेक करनी है जिसमें कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणात्मक पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अपन मैं बात करूं 2nd और 4th कंपाउंड की, तो रिलेटिव विद्युत ऋणता के आधार पर कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, तो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, अधिक विद्युत ऋणात्मक पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो 4th कंपाउंड है ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सेकंड में क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज और कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो अपना रूल इसके हिसाब से अपना क्या हो रहा है, इसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, 4th वाले से। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपने को रूल लगाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल्स की ओर बात करूं, जैसे एग्जांपल्स में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एनिलीन का, ये क्या होती है, एनिलीन। इसमें अगर रेजोनेंस की बात करूं तो बनने वाले स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे होगी, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना रहा हूँ मैं।
देखना ध्यान से, NH2 पॉजिटिव चार्ज, इस पे कैसा नेगेटिव चार्ज। अब ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, इस पे कैसा चार्ज नेगेटिव। अब इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है, तो रिलेटिव बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, इस पे कैसा चार्ज नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये इसके साथ अब क्या है कॉन्जुगेशन में है, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, NH2, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कैसा चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड पहले से था, ये और बन गया। इस तरीके से एनिलीन में क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई। अपने को पूछ ले इनमें कंपैरेटिवली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, इसको मैं सेकंड कह रहा हूँ, इसको मैं थर्ड कह रहा हूँ, इसको मैं फोर्थ और इसको फिफ्थ। तो अपन चेक करते हैं 1 बाय 1 रूल को फॉलो करके 1 बाय 1 अपने इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। तो देखिएगा अपना फर्स्ट रूल क्या था, चार्ज और अनचार्ज स्पीसी। चार्ज और अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अपने को क्या चेक करना है, सबसे पहले अनचार्ज स्पीसी क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, चार्ज से। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, और फर्स्ट वाली पे भी किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ ये क्या है, अनचार्ज। अनचार्ज होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी चार्ज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं कहूँ फर्स्ट कॉमा फिफ्थ इनकी स्टेबिलिटी सेकंड, थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, अनचार्ज स्पीसी है, अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिनकी स्टेबिलिटी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी। अब अपन बात करते हैं चार्ज और अनचार्ज देखने के बाद अपना जो सेकंड रूल है वो क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, इनमें कंपैरेटिवली तीनों में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सेम है। क्योंकि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरीके से इसमें भी कितने हैं, 12। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तीनों में क्या है, सेम है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम होने के कारण अपना जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट के बाद ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के आधार पर अपन इसकी क्या देखते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी। ऑक्टेट रूल के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इन सभी में ऑक्टेट रूल क्या होगा, सेम होगा। प्रत्येक कार्बन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें रिलेटिव जो ऑक्टेट रूल है, अष्टक नियम कैसे होगा, अष्टक नियम मैंने बता दिया था, चौजिकोस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और पर बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन काउंट करके अपने को क्या देखना है, अष्टक नियम चेक करना है। तो तीनों में अष्टक नियम रूल फॉलो होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अष्टक नियम के बाद अपने को क्या चेक करना होता है, फोर्थ जो अपना क्या है, चार्ज सेपरेशन, आवेश का पृथक्करण। आवेश पृथक्करण, आवेश का क्या चेक करना है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या है, जो आवेश है, धनावेश और ऋणावेश, उसके बीच डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सेकेंड कंपाउंड में, तो ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये बिल्कुल पास पास है। इसमें अगर मैं बात करूं पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। अगर इसमें मैं बात करूं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सेकंड और फोर्थ कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव सेम डिस्टेंस पर है, तो चार्ज सेपरेशन अगर कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चार्ज सेपरेशन यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन कंपेरेटिवली थर्ड कंपाउंड के क्या है, कम है। तो यहाँ पे चार्ज बिल्कुल पास पास हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली यहाँ से ज़्यादा होगी। तो चार्ज सेपरेशन के आधार पर मैं अगर सेकेंड और फोर्थ कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करूँ, सेकेंड फोर्थ कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, थर्ड वाले से। क्यों होगी, क्योंकि
यहाँ पे चार्ज सेपरेशन क्या है, कम है। आवेश का स्थानांतरण या आवेश के बीच दूरी क्या है, कम है। दोनों में दूरी समान है, दोनों में दूरी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण, प्लस और माइनस में दूरी ज़्यादा होने के कारण इसका स्थायित्व कम हो जाता है। और इस तरीके से रिलेटिव अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। 1 by 1 रूल फॉलो करके अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी को देखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे और कंपाउंड में अपन देखते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। जैसे मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल है अपना इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं क्या हो रहा होगा, जब रेजोनेंस होगा तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को मिल जाएंगे, तो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पेयर इस कार्बन को दे दिया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को क्या पूछ रहे, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई है अपने को, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट रूल है वो क्या था, चार्ज और अनचार्ज रूल। चार्ज अनचार्ज रूल, आवेशित और अनावेशित अपने को चेक करनी है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ धनावेश है, इसमें भी धनावेश है, तो फर्स्ट रूल अपना फॉलो नहीं हो रहा। अब इसके बाद अपन क्या चेक करते हैं, सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध की संख्या। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध की संख्या अगर ज्यादा है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टेबल होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड, 6। इसमें अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 7। तो सेकंड रूल से अपने को क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी का पता चल गया। जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं बात करूं फर्स्ट और ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड ज़्यादा स्टेबल है। किससे, फर्स्ट से। क्यों है मैंने बता दिया। 1 by 1 अपन रूल फॉलो करेंगे, जो इजीली अप्लाई होगा वहीं से अपन इसकी स्टेबिलिटी को बता देंगे। अपना फर्स्ट रूल फॉलो नहीं किया, आवेशित और अनावेशित इसमें है ही नहीं। उसके बाद अपन क्या चेक करें, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होने से उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सेकेंड वाले की फर्स्ट वाले से क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अपन 1 by 1 रूल फॉलो करके इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। तो अब अपन इसके आगे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी को 1 by 1 रूल फॉलो करके अपन चेक करेंगे। तो इसके बाद की इसके आगे का कंटेंट आप उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को अगर इस टॉपिक में किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।